हेलो एवरीवन, हम लोगों ने अब तक डिपॉजिटरी चैप्टर में बेसिक बातें पढ़ ली कि डिपॉजिटरी क्या है, डिपॉजिटरी के फंक्शंस क्या हैं और डीपी क्या है, डीपी किस तरह से हेल्प करता है और अलोंग विद उनके एडवांटेजेस क्या हैं, डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन। चलिए हम लोग अभी नेक्स्ट जो टर्म सीखेंगे दैट इज व्हाट रजिस्ट्रार या इशूअर। अच्छा, इशूअर या आरटीआई, आरटीआई तो इज जस्ट एन एजेंट ऑफ इशूअर। याद है कुछ 4 पार्टीज बताई थी जब मैंने, तो आई टोल्ड यू कि इशूअर इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो ऑब्वियसली खुद से काम नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम इंटरमीडिएट अपॉइंट करते हैं एंड दैट रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड आरटीआई। तो यहाँ पे इशूअर कौन है? हु इज एन इशूअर? कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो सिक्योरिटीज इशू कर सकता है और उन सिक्योरिटीज को डीमैट फॉर्मेट में डिपॉजिटरी के पास रखवाया जा सकता है, दैट बॉडी कॉर्पोरेट इज कॉल्ड इशूअर। तो लेट्स सपोज इशूअर मीन्स एन एंटिटी, कोई भी एंटिटी सच एज कॉर्पोरेट, स्टेट, central government organizations issuing securities which can be held by depository in electronic form। तो अगर सिक्योरिटीज को डिपॉजिटरी के पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जा सकता है तो ऐसी सिक्योरिटीज को इशू करने वाली कोई भी कॉर्पोरेट या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट वो क्या माना जाएगा? इशूअर माना जाएगा। Only those securities which are admitted into depository system are available for dematerialization to the holders of such securities or can be allotted in electronic record form by the issuer। और यहाँ पे जो परमिटेड सिक्योरिटीज होंगी जिनको हम डीमैट करवा सकते हैं, डीमटेरियलाइज करा सकते हैं, सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे अलॉटमेंट की बात की जाएगी। सिक्योरिटीज इंक्लूड, अब सिक्योरिटीज इज अ वाइडर टर्म, SCRA हम पढ़ेंगे, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, उसमें काफी डिटेल्ड डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो अभी फिलहाल जस्ट नामकरण के लिए देख लो, शेयर सिक्योरिटी इंक्लूड शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बहुत सारी चीजें इसके अंदर कवर होती है। तो ये सारे नाम हमें बाद में समझ में आएंगे हम लोग जब SCRA पढ़ेंगे, राइट है। चलिए अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इन न्यू इशूज। अच्छा, आप लोगों ने IPO FPO के बारे में सुना है क्या? बहुत सारी कंपनीज है जिनके IPO FPO आते हैं, तो कभी आपने सुना है कि आपने फिजिकल सर्टिफिकेट रिसीव किया हो IPO में? ऐसा सुना है कि किसी पर्सन ने फिजिकल सर्टिफिकेट अलॉटमेंट के फॉर्मेट में लिए हैं? या सारे के सारे शेयर डीमैट फॉर्मेट में ही आते हैं? डीमैट में आते हैं। जब भी IPO FPO आता है ना, तो उस वक्त जब भी फ्रेश शेयर्स इशू होते हैं तो उस वक्त फिजिकल अलॉटमेंट नहीं होता है। जितने भी नए शेयर इशू होंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ कौन से फॉर्मेट में होंगे? डीमैट फॉर्मेट में। कौन से फॉर्मेट में होंगे? कंपलसरी है ये। तो जो भी नया इशू होगा वो कौन से फॉर्मेट में होगा? डीमैट फॉर्मेट में होगा। और बाद में अगर चाहे होल्डर्स को कन्वर्ट कराना तो करवा सकता है ना। बाद में वो होल्डर की इच्छा है कि वो उसको फिजिकल रखना चाहे या इलेक्ट्रॉनिक में रखना चाहे, जैसा वो रखना चाहे वो रख सकता है। एम आई क्लियर? देखिए, चलो, इन्वेस्टर ओपन्स अकाउंट विद डीपी। तो जब तक आपके पास अकाउंट ही नहीं है तो आप IPO में एप्लीकेशन लगा ही नहीं सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड एन अकाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल वंस अपॉन अ टाइम की बात है, रिलायंस पावर का इशू आया था और उस वक्त जस्ट मुझे सिक्योरिटीज मार्केट का क्रेज लगा ही था जब रिलायंस पावर का इशू आया था, वंस अपॉन अ टाइम की बात है। तो बाय दैट टाइम आई डिड नॉट हैव एनी अकाउंट, डीमैट अकाउंट नहीं था मेरा, बस हाँ सिक्योरिटीज मार्केट, स्टॉक मार्केट थोड़ा ऐसा टेम्पटिंग सा था। और उस टाइम पे ना इतना इजी भी नहीं था, जैसे आजकल तो क्या होता है ऑनलाइन सारी एप्स हैं उसके थ्रू आप खुद ट्रेड कर पा रहे हो, वहां पे ब्रोकर्स के इंटरवेंशन के थ्रू ही सारे काम हो रहे थे। तो एवरीबडी वाज लाइक कि और रिलायंस पावर के इशू में एप्लीकेशन लगानी है। तो ऐसा सोच करके आई वाज लाइक हाँ यार मैं भी अपना अकाउंट ओपन करूंगी और इसमें एप्लीकेशन लगाऊंगी, है ना। वो अलग बात है कि मेरी सिस्टर की शादी भी थी उन्हीं दिनों में, तो आई गॉट बिजी, तो मैंने अकाउंट ही नहीं ओपन किया और अकाउंट ही नहीं ओपन हुआ तो एप्लीकेशन ही नहीं लगा पाई, डेट खत्म हो गई। तो किस्मत अच्छी थी कि अकाउंट ओपन नहीं हुआ और एप्लीकेशन नहीं लगाया, क्योंकि वो सुपर फ्लॉप इशू था, लोगों का करोड़ों रुपए डूबा था उस रेस्पेक्टिव इशू के अंदर। तो बहुत ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कभी कभी IPO के अंदर कि आपका इशू खराब है, आपने एप्लीकेशन लगा दी है, आपने 100 रुपए लगाया, लिस्टिंग हो रही है 50 रुपए पर। पर मोस्टली उस वक्त तो मुझे ज्यादा एनालिसिस भी नहीं पता था, ज्यादा क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्या नहीं, बस एक फ्रेशर जैसे हम बस ठीक है यार एक्साइटमेंट है स्टॉक मार्केट का,
बट हाँ, अभी हम एनालिसिस करते हैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट से पहले उसका फ्यूचर बिजनेस क्या है, क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, तब जाकर के। अभी आप रिसेंटली देखोगे बहुत सारी कंपनीज के आईपीओ आए, मतलब इधर 100 रुपए की एप्लीकेशन और उधर 200 रुपए पे लिस्ट हो रहा है शेयर। जस्ट इमेजिन, 5 दिन में पैसा डबल होता है कहीं? ये सिर्फ कहाँ होता है? स्टॉक मार्केट में। और 5 मिनट में पैसा आधा 5 दिन में, ये भी कहाँ होता है? स्टॉक मार्केट में होता है। दोनों तरीके से टू वे चलता है ये। तो अगर प्रॉफिट होगा तो भयंकर प्रॉफिट भी हो सकता है, और अगर लॉस हो रहे हैं तो भयंकर लॉस भी हो सकता है। एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट अगर किया जाए तो सेफ होता है। तो यहाँ पे सारे काम करने के लिए सबसे पहले आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। बिना डीमैट के कुछ कर ही नहीं सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, ओपन अकाउंट विद द डीपी, देन submit application with option to hold securities in depository giving DP ID and client ID। अब आप उस अकाउंट के थ्रू ही क्या करेंगे? एप्लीकेशन लगाएंगे। अच्छा, एक और चीज बताती हूं मैं आपको, एसबा, अभी कुछ नया टर्म है, ध्यान से सुनना। एसबा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय, कुछ न्यू सिलेबस ही चल रहा है, ये न्यू सिलेबस कई क्लासेस चल रहा है बेटा। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। अच्छा, अब सुनो होता क्या है इसका मतलब। से आज मैं रिटेल इन्वेस्टर हूं। अच्छा, इन्वेस्टर की कैटेगरी बता देती हूँ आपको। 3 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, 3 टाइप के इन्वेस्टर। इसको समझने से पहले एक और हम अंडरस्टैंड करते हैं कौन सा है। RII, NII एंड QIBs। These are the 3 different category of investors। RII मतलब रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। और NII कौन से होते हैं? नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब है तो इंडिविजुअल्स ही ये लोग भी, बट इंस्टीट्यूशनल नहीं, लेकिन बड़े इन्वेस्टर्स हैं। और QIB तो इंस्टीट्यूशनल है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अब क्या है ये तीनों, लेट अस अंडरस्टैंड। से सपोज करो अगर मैं रिटेल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, रिटेल, तो रिटेल कैटेगरी का मतलब होता है ऐसा इन्वेस्टर जो किसी भी कंपनी में जब एप्लीकेशन लगाता है तो मैक्सिमम 2 लाख की एप्लीकेशन लगाता है। कितने रुपए तक की? मैक्सिमम 2 लाख। तो उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू होता है मैक्सिमम 2 लाख रुपए। तो ये होता है रिटेल। अच्छा, अब किसी के पास पैसा ज्यादा है और मान लेते हैं आप में से कोई एप्लीकेशन लगाना चाहता है, बोलते हैं 2 लाख से क्या ही होते हैं मैम, मैं तो 20 लाख रुपए लगाऊंगी। तो अगर आप 2 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन लगाते हैं तो आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं? नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। मोर देन 2 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट होता है यहाँ पे। QIBs, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ये कौन होते हैं? ये इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन, SEBI रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं। लाइक म्यूचुअल फंड, नाम सुना है क्या? म्यूचुअल फंड, लाइक इंश्योरेंस कंपनीज, इनके पास करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए होते हैं, है ना। और ये कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटीज मार्केट में। अभी आप रिसेंटली देखेंगे कि सिक्योरिटीज मार्केट तक अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया है आपको, निफ्टी, सेंसेक्स, नाम सुने क्या आप लोगों ने? सुने क्या? अपनी लाइफ टाइम के हाईएस्ट पे चल रहे हैं अभी, ऑलमोस्ट 24,000, मतलब वैसे हाईएस्ट 25,000 गया है, 25,078। दिस इज द हाईएस्ट ऑफ लाइफ टाइम ऑफ निफ्टी। और अभी 24,000 कुछ समथिंग चल रहा है ना, छोटा मोटा अप डाउन तो चलता है, बट अभी इस टाइम पे मार्केट एकदम टॉप पे चल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ना? तो इसका मतलब क्या करते हैं लोग, या तो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स या इन तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान्स के थ्रू करते हैं। तो जो बड़े बड़े लोग हैं ना, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, इनके पास जनता का पैसा आता है बहुत सारा। जैसे म्यूचुअल फंड हुआ, म्यूचुअल फंड क्या करता है? पब्लिक से फंड रेज करता है कि नहीं? और फिर ये पैसा कहां लगता है? स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट के अंदर, कंपनी की सिक्योरिटीज में। तो इतना बल्क पैसा एक साथ लेके आते हैं, तो भाई साहब शेयर तो दाएं दाएं करके ऊपर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जस्ट लाइक एक एग्जांपल देती हूँ आपको। एक कंपनी है सुजलॉन एनर्जी, नाम सुने क्या? सुजलॉन एनर्जी, नहीं सुने तो अभी सुन लो। सुजलॉन एनर्जी क्या गजब का शेयर है, अभी बताती हूँ आपको। ये जो शेयर है ना, आज से ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले, 1.5 से 2 साल मैक्सिमम, 1.5 साल ही मान लो, ये शेयर था 8 रुपए का, 8 रुपीज। हाउ मच? और 1.5 साल में शेयर कितना हो गया? एनी आइडिया? आज कितने रुपए का होगा?
1.5 ईयर हुए, जस्ट 1.5 ईयर। ये 8 रुपए का शेयर आज की डेट पे है 83 रुपीज। 83, 10 टाइम्स। इसने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, कितना हो गया? 10 लाख। 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया, 10 करोड़। कैन यू इमेजिन? ये अब ये शेयर में इतना अचानक से पैसा कैसे बढ़ गया? शेयर का प्राइस, अच्छा कंपनी तो वही है, 1.5 साल में ऐसा क्या मिराकल कर दिया कंपनी ने कि शेयर का प्राइस धड़ाधड़ करके 8 रुपए से 80 रुपए पहुंच गया। मतलब वाई सो? देखो सिंपल कॉन्सेप्ट होता है सिक्योरिटीज मार्केट का, डिमांड सप्लाई। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा मतलब बाइंग बढ़ेगी, प्राइस ऑटोमेटिकली क्या होगा? बढ़ेगा। आज से 1-1.5 साल पहले इस कंपनी का थोड़ा फाइनेंशियल क्रंचेस में थी कंपनी, डेट्स बहुत ज्यादा हो गए थे, ऑब्लिगेशंस बहुत ज्यादा हो गई थी। ये कंपनी एनर्जी में डील करती है, विंड एनर्जी में, सोलर एनर्जी में, इन सब में डील करती है ये। और मतलब कंपनी की सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल थी। जैसे आपको पता है गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि हम एनर्जी सेक्टर में वर्कआउट करेंगे, सोलर, विंड और ये सब कुछ। इंडिया की इकलौती कंपनी है विंड एनर्जी, मोनोपोली है बिजनेस में। लेकिन अब तक गवर्नमेंट इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रही थी, तो लोग बहुत ज्यादा ऐसे इंटरेस्टेड नहीं थे एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करने के। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने बोला कि हम इस तरह के एनर्जी सेक्टर में वर्क करेंगे और लोगों को ऑल्टरनेटिव रूट देंगे एनर्जी डेवलपमेंट के, क्योंकि कोल से एनर्जी डेवलपमेंट इज वेरी एक्सपेंसिव और रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं। देखो अगर सोलर एनर्जी में डील कर रहे हो तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, है ना। अभी आपने सुना होगा सूर्योदय करके कोई स्कीम है प्राइम मिनिस्टर की, तो उस स्कीम के चलते 1 करोड़ कुछ ये लोग सोलर पैनल वगैरह लगाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में जो कंपनीज इन सब में डील कर रही है तो उनको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? इनकी मार्केट डिमांड बढ़ेगी और जैसे इनकी मार्केट डिमांड बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी, तो प्रॉफिट आएगी कंपनी में। तो एग्जैक्टली वही सेम हुआ सुजलॉन में, ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए और बहुत सारे ऑर्डर मिले तो क्या आ गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट और प्रॉफिट आया तो जो कंपनी कभी डेट्स में डूबी हुई थी वो कंपनी जीरो डेट कंपनी हो गई। कैन यू इमेजिन? और तो छोड़ो, अभी रिसेंटली इस कंपनी ने कंपनी को एक्वायर कर लिया। 1.5 साल पहले जिस कंपनी के खुद की सस्टेनेबिलिटी की परेशानी आ रही थी, वही 1.5 साल में कंपनी ड्रास्टिकली चेंज हो चुकी है। और पैसा लगाने के लिए लोग पागलों की जैसे एकदम ऐसे, अरे यार शेयर मिल जाए हमें इस कंपनी का। और मोस्टली इन्वेस्टमेंट किसका आ गया? QIBs। QIBs जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं ना किसी कंपनी में, तो वो बहुत एनालिसिस करके करते हैं। रिटेल वाले तो कहीं भी करते रहते हैं, लेकिन QIBs के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लोगों का पैसा होता है, इनके पास प्रॉपर टेक्निकल टीम होती है, तो पूरा एनालिसिस करते हैं, देन दे मेक इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। तो अब यहाँ पे बल्क पैसा है इनके पास, QIBs के पास, तो वो बल्क पैसा सडनली अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो क्या उस कंपनी का प्राइस राइज होगा कि नहीं होगा? दिस इज व्हाट हैपेंस इन द सिक्योरिटीज मार्केट। तो जब भी यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं ना, तो एकदम स्टॉक मार्केट भागता है। तो QIBs कौन होते हैं? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्ड विद सेबी। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रजिस्टर्ड विद सेबी। अच्छा, मेरी यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आई क्या? तो मैंने अभी मोटा मोटा 3 चीजें बताई है, 3 इन्वेस्टर बताए आपको। कौन कौन से 3 इन्वेस्टर समझे हमने? नंबर 1 रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, नंबर 2 नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एंड नंबर 3 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। क्या ये तीनों लोग लाइव वाले बच्चों को समझ में आ गए हैं कि कौन कौन है, ये क्या क्या रोल प्ले करते हैं? हाँ जी, ओके फाइन। तो ये वो वापस से इनकी लिमिट याद करते हैं। रिटेल वालों के लिए लिमिट इज व्हाट? मैक्सिमम। अगर मैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ 1,50,000 या फिर 180, 190, मतलब अप टू 2 लाख, तो आई एम व्हाट? रिटेल इन्वेस्टर। वहीं पे मैं सोचती नहीं, अरे बहुत शानदार कंपनी है, मुझे और इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं 10-20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ किसी भी कंपनी में इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो दैट इज व्हाट? NII, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और वहीं पे अगर इन्वेस्टर रजिस्टर्ड है सेबी के पास, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, तो दैट इज कॉल्ड QIBs। एम आई क्लियर? अच्छा, अभी मैं आपको अब नया टर्म सिखा रही हूँ, एसबा। ना व्हाट इज दिस एसबा? होता क्या है इसके अंदर, प्रैक्टिकली समझना क्या होता है। से आई एम एन इन्वेस्टर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, माइट बी रिटेल या NII, जो भी मैं कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? डीमैट अकाउंट होना चाहिए।
व्हाट आई मीन, डीमैट अकाउंट। अच्छा सुनो, किसी भी ऑनलाइन ऐप पे हमने अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया, लेट इट बी ग्रो या फिर अपस्टॉक्स या फिर ज़ेरोधा या फिर जो भी आपका पसंदीदा जो ऐप है वो, उसमें आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने डीमैट अकाउंट ओपन किया। इस डीमैट अकाउंट के थ्रू मेरा एक बैंक अकाउंट लिंक्ड होता है। जब आप ओपन करते हैं तो बैंक अकाउंट भी लिंक्ड होता है उसके अंदर। अच्छा, अब मुझे लगानी है एप्लीकेशन, आईपीओ आ रहा है तो मुझे इस रेस्पेक्टिव अकाउंट की जो ऐप है उसके अंदर डिटेल्स मिल जाती है। अच्छा, इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, एनालिसिस हमने कर लिया, अच्छा आईपीओ है, तो अभी मैं आई वांट टू मेक एप्लीकेशन ऑफ दैट रेस्पेक्टिव आईपीओ से। अभी थोड़े दिन पहले मोती सन्स का आईपीओ आया था, पता है क्या आप लोगों को? मोती सन्स नाम सुना है क्या आप लोगों ने? मोती सन्स ज्वेलर्स देखा होगा, शोरूम टोंक रोड पे है ना, छोटा सा शोरूम है ना। तो इस रेस्पेक्टिव ज्वेलर्स का अभी थोड़ा टाइम पहले आईपीओ आया था, डबल पे लिस्ट हुआ ये शेयर भी। तो आई थॉट कि और मुझे शेयर खरीदना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, एप्लीकेशन लगाऊंगी, है ना, एप्लीकेशन। अच्छा, सपोज करो मैं एप्लीकेशन लगाना चाहती हूं, दैट इज ऑफ 1,52,000 की। ओके, 1,52,000 की मैं एप्लीकेशन लगाना चाहती हूँ, तो क्या मेरे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए? ऑब्वियसली होना चाहिए, इसके बिना मैं एप्लीकेशन कैसे लगाऊंगी? तो अभी मान लो, लेट्स सपोज मेरे बैंक अकाउंट में अभी 2 लाख रुपीस बैलेंस है, ठीक है, और मैं कितने की एप्लीकेशन लगाना चाह रही हूँ? 1,52,000 की एप्लीकेशन लगाना चाहती हूँ। जैसे मैं एप्लीकेशन लगाऊंगी, बिडिंग करूंगी, तो मेरे बैंक अकाउंट से जो लिंक्ड अकाउंट है उससे यूपीआई के थ्रू पेमेंट होता है, तो उससे मेरा 1,52,000 रुपये ब्लॉक्ड हो जाएगा। व्हाट विल हैपन? 1,52,000 क्या हो जाएगा मेरे बैंक अकाउंट में? ब्लॉक्ड। अच्छा, मतलब मेरा पैसा मेरे अकाउंट में ही है, कहीं निकला नहीं है वो पैसा, बट इट इज ब्लॉक्ड इन माय बैंक अकाउंट। दैट मीन्स मैं उस पैसे को अब निकाल नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन लगाई ना, इसलिए अभी पैसा वहीं पड़ा रहेगा। अच्छा, मेरा टोटल फंड कितना था बैंक में? 2 लाख। 2 लाख में से 1,52,000 ब्लॉक्ड है, इससे मतलब बैलेंस 48,000 में निकाल सकती हूँ, मेरी मर्जी। अच्छा, अब सुनो, अब जैसे ही अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो इस अलॉटमेंट प्रोसेस में 2 काम होते हैं, 2 बातें होती हैं, या तो मुझे अलॉटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक बात भैया। ओवर एप्लीकेशन आती है, बहुत सारी कंपनी जो अच्छी कंपनीज होती है उनमें भयंकर एप्लीकेशन होते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, तो अलॉटमेंट आता ही नहीं अच्छी कंपनीज में। और मोटा मोटा मेरे पास तो आज तक नहीं आया आईपीओ में, जितनी भी एप्लीकेशन लगाई ना, एंड नेवर गॉट एनी अलॉटमेंट एक्सेप्ट LIC का आईपीओ आया था ना, तब मेरे को अलॉटमेंट मिला, और वो इतना शानदार अलॉटमेंट था कि पूछो ही मत। मतलब 905 पे एप्लीकेशन लगाई थी और ओपन ही इतने पे हुआ, और फिर उसके बाद नीचे चला गया, फिर 600 रुपए चला गया शेयर, 550, बहुत टाइम तक तो 600 650 पे घूमता रहा, फिर कम से कम 1.5-2 साल में जाकर के वो 1100-1200 रुपए पहुंचा। तो ऐसे घटिया घटिया अलॉटमेंट ही आते हैं, जो अच्छे अलॉटमेंट होते हैं 2 दिन में पैसा डबल, वो तो आया ही नहीं आज तक ही। तो इसका मतलब जब भी एप्लीकेशन लगती है, अलॉटमेंट होता है, तो 2 बातें होती है, या तो आपको अलॉटमेंट होगा या अलॉटमेंट नहीं होगा। अगर अलॉटमेंट मिल गया से, तो उस केस में क्या होगा, जो आपके बैंक अकाउंट में पैसा ब्लॉक्ड था ना, वो पैसा अब किसको मिल जाएगा? इशूअर को। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर बाई चांस मुझे अलॉटमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो क्या होगा? ये ब्लॉक्ड पैसे का अनब्लॉक्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनब्लॉक्ड। अच्छा, अनब्लॉक्ड होने से क्या फायदा? मेरा पैसा मेरे अकाउंट में था, मैं निकाल सकती हूँ, क्योंकि अब मुझे अलॉटमेंट सक्सेसफुल हुआ ही नहीं है, तो कंपनी का इस पैसे पे कोई हक ही नहीं बनता, तो अब मैं अपना पैसा जैसे यूज करना चाहूं कर सकती हूं। दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज एसबा, दैट इज व्हाट, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ? पुराने जमाने में क्या होता था कि हम एप्लीकेशन के साथ ही पेमेंट कर देते थे, तो देयर वाज अ प्रॉब्लम कि मेरे बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो गया ना, डिडक्ट हो गया, तो मुझे उस पर्टिकुलर टाइम का इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। अब जरूरी नहीं मुझे शेयर अलॉटमेंट हो या ना हो,
मान लो मुझे अलॉटमेंट हो गया तब तो ठीक है, कंपनी के पास पैसा चलेगा, दैट इज ओके। लेकिन अगर मुझे अलॉटमेंट नहीं मिला तो कंपनी मुझे क्या करेगी, रिफंड। फिर कंपनी वहां से रिफंड का चेक बना के भेजेगी, फिर रास्ते में आने में कितना टाइम लगेगा, और ट्रांजिट में खो गया तो वो अलग आपदा। कितना प्रॉब्लमेटिक था, टाइम कंज्यूमिंग था, इंटरेस्ट का लॉस हो रहा था। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या बनाया गया, एसबा। आपका पैसा आप ही के अकाउंट में, मतलब इंटरेस्ट मिल रहा है आपको उस पर। सिर्फ और सिर्फ हमने तो क्या कराया है, उसको ब्लॉक कराया है, और जैसे अलॉटमेंट फेलियर होगा इंस्टेंट आपका पैसा अनब्लॉक हो जाएगा। आपको विड्रॉल करना है विड्रॉल कर लो, जो भी करना है वो कर लो। एम आई क्लियर? एसबा फैसिलिटी समझ में आ गई। तो अब क्या होता है, ये जो एसबा फैसिलिटी देता है ना, कौन देता है, बैंक देता है। कौन देता है? तो जो बैंक इस तरह की फैसिलिटी दे रहा है उसको यहां पे एक स्पेशल नामकरण दे रखा है, एंड दैट इज कॉल्ड सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। क्या बोलते हैं हम इसको, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक, SCSB शॉर्ट में, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। ये कोई नया बैंक नहीं है, ये नॉर्मल बैंक ही है, लाइक PNB, ICICI बैंक या फिर SBI, जो नॉर्मल बैंक है वही है। बस क्योंकि सेबी ने इनको एक स्पेशल नाम दे दिया कि जो जो बैंक ये एसबा की फैसिलिटी देंगे उनको हम यहाँ पे एक स्पेशल नामकरण दे रहे हैं, और सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। एम आई क्लियर? क्या ये बात सबको समझ में आ गई अच्छे से? कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? तो अभी मैं एप्लीकेशन लगा रही हूँ, वापस हमारी प्रोसेस पे आ जाइए आप लोग। अभी हमने डीमैट अकाउंट खोला, एंड डीमैट अकाउंट के थ्रू हम क्या लगा रहे हैं, एप्लीकेशन विद ऑप्शन टू होल्ड सिक्योरिटी इन डिपॉजिटरी। और उसमें हम क्या क्या मेंशन करेंगे, DP ID और क्लाइंट ID। ये एप्लीकेशन में मेंशन की जाती है, देखो ऑनलाइन होता है, ऑटोमेटिक मेंशन हो जाता है, हमें अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन में ऑटोमेटिकली आपके डीमैट अकाउंट में डिटेल्स है ये, तो एप्लीकेशन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। सेंट्रलाइज डाटाबेस होने का फायदा यही है, चीजें बार बार आपको फिल नहीं करनी पड़ती है, हर चीज अपने आप आ जाती है। आपको तो पता है क्या करना होता है, सिर्फ कितने शेयर इन्वेस्टमेंट करने हैं उतना डालना है सिर्फ आपको, और आप किस प्राइस पे बिड करना चाहते हो वो डालना है। इतना तो हम डाल ही सकते हैं ना, क्वांटिटी एंड प्राइस, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना। उसके अलावा OTP डालना है अपना, अकाउंट से लिंक करते वक्त जो पेमेंट ब्लॉक कराना है, जैसे UPI के थ्रू पेमेंट करते हो ना तो OTP डालते हो ना, एग्जैक्टली वही वो डालना है आपको, दैट्स इट, काम खत्म। देन रजिस्ट्रार अपलोड लिस्ट ऑफ अलॉटीज टू डिपॉजिटरी। रजिस्ट्रार कौन है, ये RTI इशूअर का बंदा है ना। वो क्या करेगा, जो जो सक्सेसफुल अलॉटीज हैं उनकी लिस्ट बना करके डिपॉजिटरी को दे देगा। डिपॉजिटरी क्रेडिट्स अलॉटीज अकाउंट विद DP, और जिन जिन सक्सेसफुल अलॉटीज की लिस्ट आ गई है डिपॉजिटरी के पास, उनके अकाउंट क्या कर दिए जाएंगे, क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और बाकियों को क्या कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। तो रिफंड सेंट बाय द रजिस्ट्रार एज यूजुअल। तो दो ही बातें होती है, या तो अलॉटमेंट होता है या रिफंड होता है। तो अलॉटमेंट हो गया तो उनके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे, और अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ तो रिफंड हो जाएगा, मतलब अनब्लॉक हो जाएगा। एम आई क्लियर? क्या ये प्रोसेस सबको समझ में आ गई है? कोई शक है किसी के दिमाग में? लाइव वाले बच्चों को क्लियर है एकदम? लाइव वाले बच्चों यही हो ना? ओके ओके फाइन। चलो वापस से रिकैप करते हैं, हमने अभी क्या क्या पढ़ा। आज सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था, इशूअर कौन है। तो वो तो बहुत ही बकवास की बात है, इशूअर कौन है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है जो सिक्योरिटी इशू कर पा रही है वही इशूअर है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट हो रहा है न्यू इशूएंस में। यहाँ पे एक चीज समझ लेना, जब भी कोई भी कंपनी नए शेयर इशू कर रही है, फिजिकल शेयर इशू नहीं होते। शेयर कौन से फॉर्मेट में होंगे, डीमैट फॉर्मेट में ही इशू होंगे। तो प्रोसेस क्या रहेगा, नंबर 1 स्टेप 1 क्या करूं मैं, डीमैट अकाउंट खोल लूं DP के पास जाके, फिर क्या करूं, एप्लीकेशन लगाओ जिसमें फुल डिस्क्रिप्शन आएंगे, क्लाइंट ID, DP ID, वो ऑटोमेटिक होते हैं। नंबर 3 अब क्या होगा, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट होगा। तो ये अलॉटमेंट कौन करेगा, RTI। तो RTI लिस्ट निकालेगा कि कौन कौन सक्सेसफुल अलॉटीज हैं और कौन नहीं है। तो जो लिस्ट है वो किसको दे दी जाएगी, डिपॉजिटरी को दे दी जाएगी। सक्सेसफुल अलॉटीज के डीमैट अकाउंट में DP शेयर क्रेडिट कर देगा, और जिनके अलॉटमेंट सक्सेसफुल नहीं हुए हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, रिफंड या अनब्लॉक कर दिया जाएगा।
ऑल सेट, ठीक है। और इन्वेस्टर्स की कैटेगरी क्लियर है सबको? इसको सेव करना है ये सारा तामझाम, सेव कर देती हूँ इसको। चलिए, तो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड इन द न्यू इशुएंस। अभी नेक्स्ट है हमारा दैट इज व्हाट ट्रेडिंग सिस्टम। अच्छा, ट्रेडिंग कहाँ होती है? स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे। और ये ट्रेडिंग एनोनिमस ड्रिवन ट्रेडिंग सिस्टम है, प्राइस मैचिंग सिस्टम के थ्रू ट्रेड होता है। प्राइस मैचिंग बोले तो जितने प्राइस में मैं खरीदना चाहती हूँ उतने प्राइस में सामने वाला बेचना भी तो चाहना चाहिए ना। जब तक प्राइस मैच नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट डन नहीं होगा। तो यहाँ पे प्राइस मैचिंग सिस्टम के थ्रू ही ट्रेडिंग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एनएससी है, इस पे एक शेयर है टाइटन लिस्टेड है। नाम सुना है टाइटन का आप लोगों ने? सबने सुना होगा, है ना? अच्छा, अभी टाइटन शेयर जो है उसका प्राइस काफी नीचे आया हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि यार अभी ना थोड़ा सा और करेक्शन होगा, थोड़ा सा और नीचे आएगा। अभी फिलहाल ये चल रहा है 3300 के आसपास ऑलमोस्ट। तो अभी मैं क्लास में आ गई, मुझे लग रहा था ये 3250 टच कर सकता है, 50 रुपए और गिर जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी होए ऐसा जरूरी नहीं है, ये तो मेरा सिंपल प्रेडिक्शन है, मेरा एनालिसिस है, इसके टेक्निकल चार्ट्स देख करके मेरे को ऐसा लगता है। तो मैंने क्लास में आने से पहले, क्योंकि हमारा मार्केट कितने बजे स्टार्ट हो गया था, है ना? तो मार्केट स्टार्ट हो ही चुका था क्लास में आने से पहले। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। क्या ऑर्डर प्लेस कर दिया कि आई वॉन्ट टू बाय 100 शेयर्स ऑफ टाइटन एट द रेट ऑफ 3250। बात समझ में आई? अभी शेयर का मार्केट प्राइस चल की तरह है 3300। अगर मान लो अचानक से सडन कोई गुड न्यूज आता है टाइटन के बारे में, तब तो शेयर रुकेगा ही नहीं, भाग जाएगा धाई धाई करके। तब तो जो मेरा टारगेट प्राइस है वो मैच ही नहीं होएगा, क्योंकि कोई भी सेलर कम में क्यों बेचेगा? अगर उसको लग रहा है, सेलर को लगता है कि शेयर बढ़ेगा, तो वो तो ये प्राइस कोट ही नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई नेगेटिव न्यूज आता है और उनको लगता है कि नहीं यार पता नहीं यार ये शेयर टच करेगा कि नहीं करेगा, तो अगर मान लो मेरे क्लास से लौटने के बाद मैंने देखा कि जो शेयर है ये 3240 पहुंच गए, इसका मतलब मेरा ट्रांजेक्शन किस पे एग्जीक्यूट हो गया? 3250 पे एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूशन डन। अगर बाई चांस शेयर जो है प्राइस राइज हो गया है, हो सकता है ना 3350 पहुंच जाए। मार्केट का कुछ पता नहीं होता, मार्केट में कब कौन सा शेयर किस मूवमेंट पे कहां जाएगा। अब मान लो बढ़ गया वो शेयर, तो मेरा ये ट्रांजेक्शन स्टिल क्या शो होगा? आउटस्टैंडिंग। क्या शो होगा? आउटस्टैंडिंग, क्योंकि प्राइस मैच ही नहीं हुआ अभी तक। तो जब तक मैंने जो प्राइस डाला है, मेरा बायर है और एक सेलर है, सेलर का और बायर का प्राइस मैच नहीं हो जाता जब तक, तब तक ट्रेड नहीं होता है। और अब जो मैंने ट्रेड किया, मैं बाय करना चाह रही हूं, से आज कौन सी डेट है? 13। अच्छा 13 आज की डेट है। अगर आज मैंने खरीदा है तो मेरे अकाउंट में शेयर क्रेडिट कब होंगे? 14। दिस इज कॉल्ड T+1। दिस इज कॉल्ड T+1। एम आई क्लियर? लेकिन मेरे जो बैंक अकाउंट से बैलेंस है ना, वो तो आज ही कट जाएगा। कितना अमाउंट? 100 इंटू 3250। हाउ मच? 3,25,000। ये तो मेरे बैंक अकाउंट से आज ही कट जाएगा, तभी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगा। और इवन कुछ एक्स्ट्रा पैसा जो ब्रोकरेज का और स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जो भी होता है, टैक्सेस वैक्सेस जो भी लगते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा आज ही डिडक्ट हो जाएगा। एंड मुझे शेयर कब मिलेगा? अगले दिन। समझ में आया? देखो, सेपरेट कोड्स इन बुक एंट्री। सेपरेट कोड्स मतलब कोटेशन डालता है हर एक इन्वेस्टर अपने लिए।
मेरी कोड, आपकी कोड, किसी और की कोड, सब कोड चला ले। मैंने डाला 3250, हो सकता है कोई डाल सकता है 3220, हो सकता है कोई डाले 3300, हो सकता है कोई डाले 3280। सबका अपना अपना कोटेशन हो सकता है। यहाँ पे हर पर्सन अपना एक सेपरेट कोड पुट कर रहा होता है। और ट्रेडिंग मेंबर टू हैव क्लियरिंग अकाउंट विद डीपी, साथ ही में आपका ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए डीपी के पास। सेटलमेंट एज पर सेटलमेंट साइकिल ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, अभी फिलहाल वो सेटलमेंट कितना है, T+1 है, और आने वाले टाइम में T हो जाएगा वेरी सून। प्रपोजल तो चल रहा है, अब देखो सारी कंपनी। ट्रेडिंग कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी स्टॉक एक्सचेंज इफ सेटलमेंट इज गारंटीड। और ये सारा का सारा ट्रेडिंग कहाँ किया जाता है, कहाँ किया जाता है, स्टॉक एक्सचेंज में। कहाँ किया जाता है, मैं आपको ट्रेडिंग भी शो करूंगी, अभी सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। हम एक शेयर परचेज करके देखेंगे कि किस तरह से बहुत कन्वीनियंट होता है, कुछ सेकंड्स के अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग की है आप लोगों ने, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना वैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे मान लो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है शॉपिंग का, कौन कौन से प्लेटफॉर्म से आप बाइंग करते हो, मिंत्रा से, मीशो से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, बहुत सारे आपके पास, नायका से, हाँ है ना। तो बहुत सारे आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप क्या कर रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, वहां पे एक डिफरेंस है। वहां पे उनका प्राइस ऑलरेडी फिक्स्ड होता है ना। वहां पे आप ये बिड नहीं डाल सकते कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट इतने प्राइस पे चाहिए, ये थोड़ा डाल सकते हो। वहां तो जिस प्राइस पे मिल रहा है उस पर खरीदते हो। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप अपना बिड डाल सकते हो, अगर मैच हो गया तो ट्रेडिंग हो जाएगा, नहीं तो ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए कॉर्पोरेट एक्शन। अब एक वर्ड यहाँ पे यूज किया जा रहा है, कॉर्पोरेट एक्शन। ये वर्ड कई जगह पे काम में आएगा। तो व्हाट डज इट मीन्स, देखो कॉर्पोरेट मतलब कंपनी। कंपनी क्या एक्शन ले रही है, कंपनी अपने इन्वेस्टर को बहुत सारे एडवांटेज देती है, जैसे डिविडेंड देती है, बोनस देती है, राइट शेयर लेके आती है, या कंपनी मर्जर एमालगमेशन कर रही होती है। इस तरह के जो भी काम कंपनी कर रही है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन बोलते हैं। एम आई क्लियर? डिविडेंड या कैश बेनिफिट, these benefits are directly forwarded in the investors by the company or its registrar and transfer agent। डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं, स्ट्रेट अवे आपके बैंक अकाउंट में स्ट्रेट अवे डिविडेंड का अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आपको ज्यादा कुछ सोचने मुझने की जरूरत नहीं है। पुराने जमाने में डिविडेंड के चेक आते थे, चेक, अगर आप लोग के घर पे कभी आए हो, 10 रुपए का चेक, 5 रुपए का चेक, ऐसे ऐसे चेक भी आते थे। तो बहुत सारे बार ये चेक लगते हैं। जैसे मेरी मदर इन लॉ का जो अकाउंट था, डीमैट अकाउंट, उसमें इन जनरल क्या होता था कि जैसे वो अकाउंट उनका बहुत पुराने जमाने का था, क्योंकि डीमैट अकाउंट ही आज से कोई 10-15 साल पुराने का था। और ऊपर से उनका जो बैंक अकाउंट था वो तो बहुत ही पुराना था, उसमें ऑनलाइन बैंकिंग ही नहीं था। कैन यू इमेजिन? उस रेस्पेक्टिव बैंक में ऑनलाइन बैंकिंग था ही नहीं, उसकी वजह से नेफ्ट नहीं होता था उसमें डायरेक्ट। तो डिविडेंड के चेक आते थे, 5 रुपए का डिविडेंड का चेक, 15 रुपए का चेक, 2 रुपए का चेक भी आया हुआ है। कैन यू इमेजिन? 2 रुपए का चेक, और भेजने वाले की कॉस्ट लग गई 20 रुपए। भेजने पोस्टल का, एनवलप का, सब कॉस्ट मिला 20 रुपए की कॉस्ट लग गई है। और डिविडेंड का चेक कितने गए? और वो 2 रुपए का चेक क्या हम बैंक में जमा कराने जाएंगे? उससे ज्यादा मेरा पेट्रोल लग जाएगा। तो रद्दी में ही जाते थे चेक, लिटरली रद्दी में जाते थे। कभी कभी जैसे 300, 400, 500 रुपए का डिविडेंड आया, 1500 का डिविडेंड आया, तब तो हम बैंक में जमा भी कराते थे। तो वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो फिर फाइनली हमने उसमें बैंक अकाउंट चेंज करा दिए, और जिसमें ऑनलाइन बैंकिंग है वो बैंक अकाउंट लिंक्ड कर दिया। अब 2 रुपए का भी डिविडेंड है तो मुझे क्या जा रहा है, डायरेक्टली अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है ना? तो अभी चीजें बहुत कन्वीनियंट है, बहुत रिलैक्स्ड है। डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपका पैसा जाता है, और शेयर्स हैं तो डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाते हैं। नॉन कैश बेनिफिट लाइक बोनस, राइट एटसेट्रा आर इलेक्ट्रॉनिकली क्रेडिटेड टू द बेनिफिशियल ओनर्स अकाउंट थ्रू डिपॉजिटरी। तो जो नॉन कैश बेनिफिट्स हैं, शेयर्स, वो डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, और जो कैश बेनिफिट्स है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। दिस इज व्हाट कॉर्पोरेट एक्शंस। ठीक है, चलो आज क्या क्या पढ़ा हमने? नंबर 1 इशूअर, आरटीआई। नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक इशुएंस, न्यू इशुएंस में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट है ना। जब भी आप फ्रेश शेयर इशू कराएंगे तो कौन से फॉर्मेट में होगा? डीमैट में। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग सिस्टम,
हाँ, वहाँ उसी के साथ ही हमने वो पढ़ लिया था बीच में कि इन्वेस्टर कौन कौन से हैं, एस्बा क्या है, ये नई नई चीजें भी हमने सीखी आज। अच्छा, फिर उसके बाद ट्रेडिंग सिस्टम एंड कॉर्पोरेट एक्शंस। क्या ये सारी बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना? देखो, क्योंकि एकदम न्यू न्यू टर्मिनोलॉजी हम लोग सीख रहे हैं, तो अगर कहीं भी लगे ना कि यार ये क्या चीज है, तो प्लीज आस्क। मैं 50 बार भी बता सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि दिमाग में डाउट लेके हम घर चले। ऑल सेट? पक्का? सबको आगे समझ में? एस्बा समझ में आ गया सबको? एस्बा, अच्छा, एस्बा की फैसिलिटी कौन सा बैंक देता है? सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। कौन सा बैंक देता है? सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। ये बैंक कौन से होते हैं? नॉर्मल बैंक भी होते हैं, है ना, बस स्पेशल नामकरण दे रखा है। अच्छा, कॉर्पोरेट एक्शन में दो टाइप के कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं, कैश और नॉन कैश। कैश वाले कहां जाएंगे? बैंक अकाउंट में। और नॉन कैश वाले कहां जाएंगे? डीमैट में। बट ऑब्वियसली बात है ना। और ट्रेडिंग कहां होता है? स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे। कैसे होता है? हाँ, इलेक्ट्रॉनिकली होता है, लेकिन क्या सिस्टम होता है? सेपरेट कोड्स। कैसे होता है? सेपरेट कोड्स, प्राइस मैचिंग सिस्टम। और कितने टेन्योर में होता है? T+1 में सेटलमेंट हो जाता है। ओके, ऑल सेट? ठीक। अब यहां से फाइनली स्टार्ट हो रहा है, ये टर्मिनोलॉजीज हमने कुछ सीखी है। अब हम बात करें डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। कौन सा एक्ट है ये? डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। देखो, इस चैप्टर में चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, पर इस चैप्टर का कनेक्टिविटी बाकी सारे चैप्टर से रहता है, क्योंकि ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो हमें हर जगह काम आने वाली है। कॉर्पोरेट एक्शन हम बहुत बार पढ़ेंगे, एस्बा हम पढ़ेंगे, इन्वेस्टर्स की कैटेगरी हम हर जगह पढ़ने वाले हैं, डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन, ये सारी बातें आगे काम आएंगी हमारे लिए। ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं हम लोग कि क्या क्या काम आते हैं स्टॉक मार्केट। चलिए, लेट अस स्टार्ट विद डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, सेक्शन नंबर 3। व्हाट इट सेज? क्या लेना पड़ेगा? सीओबी, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सीओबी का सर्टिफिकेट लेना है। किसको लेना है भाई? ऐसा है, डिपॉजिटरी जब तक सीओबी का सर्टिफिकेट नहीं ले लेता तब तक वो डिपॉजिटरी की तरह एक्ट ही नहीं कर सकता। तो लेना पड़ेगा किससे? किससे लेना पड़ेगा? सैबी से। अच्छा, जब भी आप सैबी को एप्लीकेशन लगाएंगे तो सैबी क्या करेगा? मना। एज यूजुअल मना ही करता है सैबी। तभी तो अब तक दुनिया में, हमारे इंडिया में सिर्फ दो ही डिपॉजिटरी बैठे हैं ना। अच्छा, सैबी मना करेगा तो सैबी ऐसे मना कर देगा कि डायरेक्टली जाओ यहां से, भाग जाओ? रीजन देना जरूरी है? बिना रीजन के मना हो सकता है क्या? नहीं, रीजन देना पड़ेगा, ग्राउंड बताने पड़ेंगे। अच्छा, और अगर आपने कोई ग्राउंड दिया और डिपॉजिटरी के लिए जो एप्लीकेशन लगा रहा है, क्या वो अपना कोई रिप्रेजेंटेशन दे सकता है कि भाई सैबी आप जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो? ऐसा है ही नहीं। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। क्या? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ही जरूरी है। बिना अपॉर्चुनिटी के डायरेक्ट रिजेक्शन नहीं होगा। लेट्स हैव अ लुक। नो डिपॉजिटरी shall act as depository unless it obtains a certificate of COB from SEBI in such form as may be specified by SEBI regulation 2018। such form मतलब फॉर्म कौन प्रिस्क्राइब करेगा? SEBI रेगुलेशन 2018 प्रिस्क्राइब करेगा। क्या करना है? सबसे पहले सीओबी लेना पड़ेगा। किससे लेना पड़ेगा? SEBI से लेना पड़ेगा। The SEBI shall not grant a certificate unless it is satisfied that the depository has adequate system and safeguards to prevent manipulation of records and transactions। SEBI को बहुत ज्यादा परवाह है कि इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स बना रहे हैं। अभी अभी रिसेंटली आपने एक न्यूज सुनी होगी, अगर थोड़ा बहुत न्यूज देखते हो क्या? न्यूज देखते हैं क्या थोड़ा बहुत? और कौन कौन न्यूज देखता है? थोड़ा थोड़ा। अच्छा, ये लाइव वाले बच्चे न्यूज देखते हैं क्या? अनम्यूट करके बोल दें। खुशी, हर्षिता, युविका, इशिता। अच्छा, साक्षी न्यूज देखते हो? ओके। एंड हु एल्स? अच्छा, सौम्या भी देखती है न्यूज। ओके। हर्षित भी देखता है। गुड वन। क्या बात है, सब न्यूज देखते हैं। तो अभी रिसेंटली एक न्यूज बहुत ट्रेंड में चल रही है, हाँ, है ना, हिडनबर्ग की जो न्यूज चल रही है कि सेबी चीफ
ही मिला हुआ है मैनिपुलेशन, ऐसा है ना। मतलब हिडनबर्ग तो मतलब मुझे लग रहा है सटिया गया, पागलपन की हद तक पहुंच गए हैं कि उसको लग गया कि बस उन्होंने टारगेट कर रखा है अडानी को, और समहाउ पहले सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई थी, और ये लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सेलिंग करते हैं, शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो फिर खुद पैसा कमाते हैं। तो अभी इन्होंने नया क्या एजेंडा बना दिया कि सेबी चीफ ही मिला हुआ है मैनिपुलेशन में। तो अभी उन्होंने डिक्लेरेशन दिया ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर ऐसा है तो इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, वो तो सारा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन वापस चला जाएगा मामला। लेकिन अब के मार्केट नहीं टूटा। लास्ट टाइम जब हिडनबर्ग की पहली बार रिपोर्ट आई थी तो मार्केट क्रैश कर गया था। इस बार लोगों को लगा कि यार ये ना ऐसे बेवकूफ बनाता है, अपना खुद का प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में उल्टी सुल्टी न्यूज निकालता है। तो जब तक एविडेंस नहीं है हम इस सिंपल न्यूज के बेसिस पे कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो इसीलिए मार्केट टूटा नहीं। कल वाला मार्केट सस्टेन था, बढ़िया था, आज भी ठीक ठाक ही चल रहा है, अभी तक तो ठीक ठाक ही चल रहा था, आगे पता नहीं। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि व्हाट सेबी को ना बहुत बड़ी इन्वेस्टर्स की इंटरेस्ट थी, क्योंकि मार्केट में कोई भी एक गलत एक्टिविटी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट खराब कर सकती है, लोगों को करोड़ों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए सेबी बोलते हैं ऐसे कोई भी आकर के डिपॉजिटरी बन जाए ऐसे कैसे, उसके पास प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए मैनिपुलेशन रोकने के लिए, क्योंकि सारा डाटा मेंटेन करके रखा है पूरे इंडिया का। प्रॉपर इनके पास सिस्टम होने चाहिए सिक्योरिटी के, ताकि कोई हैकिंग ना कर सके सिस्टम के अंदर। तो ये प्रॉपर सेफगार्डिंग अगर आप इंश्योर करेंगे तो ही जाकर के सेबी क्या करेगा, आपको परमिशन ग्रांट करेगा। और अगर सेबी मना करता है तो नो सर्टिफिकेट शैल बी रिफ्यूज अनलेस डिपॉजिटरी कंसर्न हैज बीन गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। क्या देना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। सेक्शन 3 3 बातें। नंबर 1 क्या लेना है, सीओबी। क्या लेना है, किससे लेना है, तो सेबी क्या करेगा, चेक करेगा, एग्जामिन करेगा कि क्या आप प्रॉपर सिस्टम एंड सेफगार्डिंग मेंटेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर सेबी इज डाउटफुल, सेबी इज नॉट सेटिस्फाइड, तो सेबी क्या करेगा, रिफ्यूज। लेकिन रिफ्यूजल के लिए क्या देगा, ग्राउंड्स, और क्या देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ये 3 बातें हैं जो सेक्शन 3 बोलता है। क्या ये तीनों बातें समझ में आ गई आप लोगों को, पक्का श्योर। तो सेक्शन 3 में कौन कौन सी 3 बातें हुई। नंबर 1 सीओबी फ्रॉम सेबी। सेबी क्या करेगा, चेक करेगा, हाँ चेक करेगा कि आपके पास मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए मेजर्स है कि नहीं है, सेफगार्डिंग के आपके पास प्रॉपर मेजर्स है कि नहीं है। और अगर सेबी मना कर रहा है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड ग्राउंड्स देगा, उसके बिना सेबी मना नहीं कर सकता। एम आई क्लियर। सेक्शन 3 में कोई परेशानी किसी को, ठीक है। अब है एलिजिबिलिटी फॉर डिपॉजिटरी। अब देखो सेबी ने बोला कि हम चेक करेंगे आप एलिजिबल हो कि नहीं। तो डिपॉजिटरी के पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो देखो मस्ट हैव। नंबर 1 क्या ये पता है हमें, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए क्या, यस कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए, डेफिनेशन में पढ़ा था हमने। नंबर 2 सेबी में रजिस्टर्ड होना चाहिए क्या, यस ऑफ कोर्स होना चाहिए। नंबर 3 इन्होंने अपने बायलॉज फ्रेम करेंगे जिसका सैंक्शन कौन करेगा, सेबी। अभी बायलॉज क्या होते हैं, बायलॉज देखो ऐसा होता है जैसे कंपनी के आर्टिकल्स होते हैं ना, कंपनी के नॉर्म्स, ऐसे ही ये क्या है, डिपॉजिटरी के नॉर्म्स है कि किस तरह से डिपॉजिटरी एक्ट करेगा, किसके पास क्या पावर होंगे, किसकी क्या ऑब्लिगेशन होंगे, कौन सा डेजिग्नेशन में कौन से लोग होंगे, वो सारी बातें। तो वो क्या होते हैं, बायलॉज, मतलब इंटरनली गवर्न करने के लिए जो रूल बनाए गए हैं, दैट इज कॉल्ड बायलॉज। कौन अप्रूव करेगा, पहली कंडीशन 3 बातें हुई। नंबर 1 रजिस्टर्ड विद कंपनीज एक्ट। नंबर 2 सेबी रजिस्टर्ड। नंबर 3 बायलॉज, किससे अप्रूवल होने चाहिए, सेबी से। नंबर 4 वन और मोर पार्टिसिपेंट्स, डीपी होने चाहिए, डीपी पता है ना, ये बात हमें, डिपॉजिटरी अकेले काम नहीं करता है, उसके बहुत सारे क्या होते हैं, डीपीज होने जरूरी है। नेक्स्ट इज एडिक्वेट सिस्टम एंड सेफगार्ड टू प्रिवेंट मैनिपुलेशन। ऑलरेडी ये भी हमने पढ़ा सेक्शन 3 के अंदर कि सेबी चेक करता है, वो होना चाहिए। नेक्स्ट इज कंप्लाइज विद डिपॉजिटरी एक्ट एंड डिपॉजिटरी रेगुलेशन। एक्ट एंड रेगुलेशन दोनों को आपको कंप्लाइंस करना चाहिए, और साथ ही में जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह की, वो सारी मीट आउट करनी चाहिए। और आपका नेटवर्थ होना चाहिए, ज्यादा नहीं, बस 100 करोड़। नेटवर्थ कितना, 100 करोड़।
ये सारी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स किसकी है? डिपॉजिटरी की। चलो जल्दी से बताओ क्या क्या होगी। नंबर 1 कंपनी एक्ट, सबको बोलना है, सबको रजिस्टर अंडर। नंबर 2 अरे सेबी। नंबर 3 बायलॉज बना लिए हैं और किससे अप्रूव करा लिया है? सेबी से। नंबर 4 डीपीज अपॉइंट करना जरूरी है जो रजिस्टर्ड होंगे। नंबर 5 आपके पास एडिक्वेट सिस्टम होना चाहिए सेफ गार्डिंग के लिए। नंबर 6 आपको डिपॉजिटरी एक्ट एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनको मीट आउट करने पड़ेंगे। और नेटवर्थ कितनी चाहिए? 100 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए। ये सेक्शन 3 बोलता है। ओके क्या? ऑल सेट? सब कुछ समझ में आया आज जो हमने पढ़ा? पक्का? अब तक का पूरा चैप्टर क्लियर है सबको? श्योर? पूछ लूं? बता सकते हो मुझे? बता सकते हैं थोड़ा बहुत? ठीक है, पूरा याद करके आना, कल पूछूंगी मैं सबसे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आज हमने डिपॉजिटरी एक्ट स्टार्ट कर दिया है, सेक्शन 3 हमने पढ़ा है। और अभी तक जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हमने सीखे हैं उनको अच्छे से रीड आउट करना। कल मैं आपसे ओरल टेस्ट लूंगा। ठीक है, थैंक यू।